गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे अपन ने डिस्कस किया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हरित लवक के अंदर जो पर्णहरित होता है क्लोरोफिल के अंदर संपन्न होती है। उसके अंदर अपन ने मतलब डिटेल के अंदर अपन ने पढ़ा था। अब जैसे आज स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हालांकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर मैंने 3 प्रकार के आपको बताए थे। एक तो था क्लोरोफिल, एक था कैरोटिनॉइड्स और लास्ट था फाइकोबिलिन्स। तो क्लोरोफिल के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था कि क्लोरोफिल जो है वो एक मुख्य वर्णक होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इसका मुख्य योगदान होता है। और 7 प्रकार के मैंने क्लोरोफिल बताए थे। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, कैरोटिनॉइड्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। इसकी संरचना भी अपन ने पढ़ ली थी, स्ट्रक्चर। और आज अपन दूसरा पिगमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैरोटिनॉइड्स। अब ध्यान देना बेटा कि कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इनको मतलब एसेसरी पिगमेंट्स का मतलब हो गया इनको सहायक वर्णक भी बोलते हैं। सहायक वर्णक का क्या मतलब हो गया कि सहायक वर्णक का मतलब ये है कि जैसे मतलब क्लोरोफिल जो पर्णहरित है, जिस लाइट को जो मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये जो सहायक वर्णक है उस लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देने का कार्य करते हैं। इस वजह से उसको सहायक पिगमेंट या सहायक वर्णक भी बोलते हैं। इसकी खोज का श्रेय जो है वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वैकेनरोडर 1831, उनको जाता है। और सबसे पहले देखो कैरोटिनॉइड्स, कैरेट आ रहा है ना, कैरेट का मतलब किससे है? गाजर से। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो मतलब गाजर के अंदर इसका पता लगाया था। मेरे साथ बेटा नोट डाउन करते रहना, नहीं तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नोट डाउन करते रहना। और जो भी अगर मान लीजिए टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो आप बार बार वीडियो देखो या फिर इसको पॉज करके भी आप या फिर डाउट क्लास के अंदर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी मतलब आपको जो समझ में नहीं आए वो नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में एसेसरी पिगमेंट्स हो गए। डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है? वैकेनरोडर 1831 को। किस में डिस्कवर किया था? कैरेट, गाजर के अंदर। कैरोटिनॉइड्स, देखो कैरेट का मतलब गाजर हो गया। अब कैरोटिनॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। क्या मतलब हो गया कि ये जो पिगमेंट होते हैं लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल का मतलब हो गया वसा विलेय वर्णक होते हैं। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज। अब देखो बेटा मैंने इसकी आउटलाइन भी जब आपको बताई थी तो आउटलाइन के अंदर मैंने इसको 2 भागों के अंदर क्लासीफाई किया था। एक तो था कैरोटिन्स, याद रखना, कैरोटिन, और एक था जेंथोफिल। क्या था? जेंथोफिल। 2 प्रकार के हुए, एक तो था कैरोटिन और एक था जेंथोफिल। अब कैरोटिन क्या होते हैं? देखो कैरोटिन्स जो है, कैरोटिन्स आर जनरली रेड पिगमेंट। जनरली रेड पिगमेंट का मतलब ये सामान्यतः कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं। विच आर प्योरली हाइड्रोकार्बन्स कंटेन नो ऑक्सीजन। कहने का मतलब प्योरली हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन युक्त जो कहने का मतलब पिगमेंट होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इस वजह से इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और ये जनरली कैसे कलर के होते हैं? लाल कलर के या रेड पिगमेंट होते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो केमिकल फॉर्मूला है C40H56। ये याद रखना, C40 और H56। और इसका उदाहरण है लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। कहो तो हिंदी में लिख लेता हूँ, लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन, बीटा
कैरोटीन। ओके, नोट डाउन कर रहना साथ में, हो गया। इसके बाद में दूसरा है जिसका नाम है जेंथोफिल्स। अब जेंथोफिल ध्यान रखना, आल्सो नोन एज कैरोटीनॉल्स, इनको कैरोटीनॉल्स भी कहते हैं। और जेंथोफिल्स आर येलो और ब्राउन पिगमेंट, कहने का मतलब जेंथोफिल्स जो है वो कैसे है, पीले या भूरे वर्णक होते हैं, विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जिसके अंदर क्या होती है, मतलब इसके अंदर तो देखो ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन ही थे, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कहने का मतलब तीनों से ये मिलके बने होते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब देखो, अब ध्यान है ना बेटा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला किसका, जेंथोफिल्स का केमिकल फॉर्मूला है C40H56O2। ओके, और इसके जो एग्जांपल है ल्यूटीन, लिख लो ल्यूटीन, ल्यूटीन, क्रिप्टो, क्रिप्टोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, इसके बाद में नियोजेंथिन। ओके, नोट डाउन करते रहना साथ में, ये जो नोट डाउन कर लो। इसके बाद में तीसरे प्रकार के जो पिगमेंट है उनका नाम है फाइकोबिलेंस। क्या है, फाइकोबिलेंस। अब फाइकोबिलेंस, दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या मतलब हुआ कि ये जो पिगमेंट्स है, नोट डाउन करते रहो साथ में बेटा, रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, याद है 11th में खूब थे। और ये मतलब 11th वालों के भी, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस टॉपिक है तो उनके भी है, ध्यान रखना। ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल होते हैं, और जो रेड पिगमेंट होते हैं वो लाल शैवाल होते हैं, मतलब उनके अंदर ही मिलेंगे जनरली। और फाइकोबिलेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो देखो फाइको इरिथ्रिन, एक है फाइको साइनिन। देखो देखें, फाइको इरिथ्रिन, दूसरा है फाइको साइनिन, फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। अब देखो इरिथ्रिन, अपन ने ब्लड ग्रुप पढ़ा था 10th के अंदर। ब्लड ग्रुप जो है, मतलब ब्लड के अंदर 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेड पिगमेंट जो होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वो प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ये जो है फाइको इरिथ्रिन, मतलब इसका संबंध है लाल कलर से। तो ये कैसे पिगमेंट होते हैं, लाल कलर के पिगमेंट होते हैं, रेड पिगमेंट, और प्रेजेंट इन रेड एल्गी, मतलब जो लाल शैवाल होती है उनके अंदर ये उपस्थित होते हैं। और लाल शैवाल का नाम है रोडोफाइसी। क्या मतलब हो गया, लाल शैवाल, याद रखना बेटा, लाल शैवाल में उपस्थित, और इसको कहते हैं रोडोफाइसी। ओके, इसके बाद में दूसरा है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जनरली कैसे होते हैं, साइनिन का मतलब ब्लू से है, जनरली ब्लू पिगमेंट होते हैं, ब्लू कलर के पिगमेंट होते हैं, नीले कलर के पिगमेंट्स होते हैं, और प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या मतलब हो गया, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल में उपस्थित होते हैं, और उसका जो संबंध है नीले हरे शैवाल से, और वो है साइनोफाइसी, या इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल में उपस्थित, हो गया। और नीले हरे शैवाल से संबंधित जो है वो है
5c। ओके, ये नोट डाउन करते हैं ना बेटा। तो 3 प्रकार के अपन ने पिगमेंट्स पढ़े। एक तो पढ़ा अपन ने क्लोरोफिल, एक अपन ने पढ़ा ये कैरोटीनॉइड्स, और थर्ड अपन ने पढ़ा फाइकोबिलियंस। ये जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में टॉपिक आता है अपना अगला है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट जो है, हालांकि ये 12th में दे रखा है और 11th में मतलब ये हेडिंग नहीं है नेचर ऑफ लाइट। तो 11th के अंदर मतलब जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, तो उनके अंदर मतलब कुछ एक जो पार्ट है वो दे रखे हैं। तो ये 11th वाले बच्चों के लिए भी काम का है। नेचर ऑफ लाइट का मतलब है कि जो लाइट की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, और जो मतलब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो मतलब कहाँ से कहाँ तक, जैसे 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है तो ये मतलब उसके अंदर अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की प्रकृति। अब प्रकाश की प्रकृति के अंदर ध्यान दो बेटा, सबसे पहले जो प्रकाश की जो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह गति करती है। किसकी तरह गति करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह। अब जो है मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो मतलब वेवलेंथ मतलब जैसे 390 760 है, तो सबसे पहले जैसे टर्म आती है वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्ध्य किसे कहेंगे। तो तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें अपन, तो तरंग दैर्ध्य के अंदर इसकी जो जनरल डेफिनेशन होगी 2 क्रमागत, ध्यान रखना क्रमागत का मतलब ये देखो बेटा, यहाँ पर चित्र बना रखा मैंने, 2 क्रमागत कंटिन्यू, या फिर ये हो गया ऊपर वाले जो होते हैं इनको तो क्रेस्ट या हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंग, क्या कहेंगे? श्रृंग। और ये जो थ्रो होते हैं इनको कहते हैं गर्त, क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? या तो अपर पोर्शन हो गया श्रृंग, ये दोनों श्रृंग, 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच की जो दूरी होती है वह भी कंटिन्यू, 2 क्रमागत श्रृंगों एवं 2 क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उनको कहेंगे तरंग दैर्ध्य। अब इसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखो देखें, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनोदर और फ्रॉम वन थ्रो टू अनोदर ऑफ अ वेव। कहने का मतलब 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको कहेंगे तरंग दैर्ध्य, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैम्बडा से। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, तरंग की जो ऊर्जा होती है, क्या मतलब हुआ, इनकी जो वेवलेंथ होती है जैसे 390 टू 760 जो मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, तो मतलब तरंग की इन तरंग दैर्ध्य की जो ऊर्जा होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ के। कहने का मतलब एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ वेवलेंथ। कहने का मतलब वेवलेंथ जितनी अधिक होगी तरंग की ऊर्जा उतनी ही कम होगी। समझ रहे हो? जैसे 390 टू 760 अपन बात करते हैं, 390 टू 760 नैनोमीटर, तो जैसे ये इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है? 760 है। तो 760 जो नैनोमीटर है वेवलेंथ, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो मतलब कम होती है। हो गया? तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आप वापस वीडियो को देखो, आराम से समझो शांत दिमाग से। हो गया? इसके बाद अपन इसको आगे लेते हैं। देखो देखें, नेचर ऑफ लाइट को ही कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना बेटा, नेचर ऑफ लाइट को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो देखें, अब शॉर्टर, ध्यान देना बेटा, द शॉर्टर द वेवलेंथ एंड हायर द फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्ड विद ग्रेटर एनर्जी। क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर, इसका इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा है तो तरंग की ऊर्जा कम होगी। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ये जो है ना, द शॉर्टर द वेवलेंथ, कहने का मतलब अगर वेवलेंथ छोटी है द हायर द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कोरेस्पॉन्ड्स विद ग्रेटर एनर्जी, और उस अगर शॉर्टर मतलब वेवलेंथ कम है तो उसकी जो ऊर्जा है वो अधिक होगी, ऊर्जा की मात्रा जो है वो अधिक होगी। इसके बाद देखो देखें, इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना, सो द लॉन्गर द वेवलेंथ,
और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, लोअर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, कोरेस्पॉन्ड विद लोअर एनर्जी, और एनर्जी की मात्रा भी कम होगी। हो गया। इसके बाद अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, देखो आगे वाली बुक, आगे वाले टॉपिक के अंदर 400 to 700 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 390 to 760 कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 390 to 760 जो विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, समझ रहे हो। दृश्य प्रकाश 390 से 760 नैनोमीटर तक का जो है, और जिसके अंदर 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ध्यान देना बेटा 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो तो हो गया विजिबल स्पेक्ट्रम। अब 760 नैनोमीटर से आगे वाला जो क्षेत्र है, देखो लास्ट में क्या रेड आ रहा है, रेड कलर, तो इस क्षेत्र को अपन कहेंगे इंफ्रारेड या अवरक्त क्षेत्र। और 390 नैनोमीटर से कम तक का जो क्षेत्र है उसको अपन कहेंगे यूवी रीजन या पराबैंगनी क्षेत्र। अब जैसे 760 नैनोमीटर से आगे का क्षेत्र है तो उनकी ऊर्जा कम होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य की जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्ध्य। कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी तरंग की ऊर्जा उतनी ही कम होगी। पता पड़ गया। तो इसके अंदर देखें कि 760 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसकी जो कहने का मतलब एनर्जी है उतनी ही कम होगी। तो ये अपन ने इनके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम देखा। अब देखें इसके अंदर एक टर्म आती है जिसका नाम है फोटोन। अब फोटोन है क्या? फोटोन प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं। प्रकाश की जो मतलब जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उस लाइट एनर्जी के अंदर जो उच्च ऊर्जा वाले जो कण होते हैं जिनके अंदर हाई एनर्जी होती है उनको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? जिन्हें फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब अगर इसका देखो अ यूनिट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी, मतलब प्रकाश के द्वारा जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, समझ लो लाइट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब किया जाता है उसके अंदर जो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं उसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन में जो एनर्जी होती है उसको कहेंगे क्वांटम। याद रखना बेटा। और क्वांटम शब्द किसने दिया था ये आप लोग बताओगे? दो वैज्ञानिक थे, मैंने बताया था जब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस करवाया था तब किसने डिस्कवर किया क्वांटम, ये आप लोग बताओगे। अब देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो एक अणु जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उसके अपचयन के लिए 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता होती है? 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। ये तो था अपने बेटा नेचर ऑफ लाइट। पता पड़ गया? नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में एक सवाल है, इसको नोट डाउन करो। वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 0 इन ग्रीन लाइट। क्या मतलब हुआ कि जो हरी लाइट होती है उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो या तो मिनिमम या 0 होती है। नोट डाउन करो बेटा, ये सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में, सवाल 101% मिलना ही मिलना है। क्या मतलब हुआ? वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 0 इन ग्रीन लाइट। अब ध्यान देना बेटा, इसका जो कारण मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन कर लेना। ग्रीन जो लाइट होती है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मतलब 0 या मिनिमम क्यों होती है? मेरे साथ नोट डाउन करते रहना, नोट डाउन करते रहना इसको। देखें अब जनरली जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो कहाँ होती है? पत्तियों के अंदर, ये तो मालूम ही है। अब देखें द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन। क्या मतलब हुआ कि जो पादप की जो पत्तियां, नोट डाउन करते रहना बेटा, इसका आंसर मैं बता रहा हूं। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन, मतलब पादप की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? हरी होती है। बिकॉज द क्लोरोफिल विद इन देम, उनके अंदर क्या होता है? पर्णहरित होता है, और पर्णहरित की वजह से वो अपन को कैसी दिखती है? हरी। अब ध्यान देना, विद इन देम एब्जॉर्ब ऑल अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और जो क्या करता है? विभिन्न प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है लाइट एनर्जी के रूप में। एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ध्यान रखना बेटा, देखो
समान समान को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। देयरफॉर मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लाइट। इस कारण रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन लाइट के अंदर कितनी होती है? मिनिमम होती है, कम होती है। पता पड़ गया? समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो मिनिमम होने का कारण क्या है कि जैसे पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल ही क्या करता है? सभी प्रकार की लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको 7 कलर बताए थे ना, वो 7 कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे हो? 7 कलर की जो लाइट थी उनको तो एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्रीन लाइट है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो कहने का मतलब क्या होती है? 0 होती है, या फिर मिनिमम होती है। किसके अंदर? ग्रीन लाइट के अंदर। पता पड़ गया? अब ये तो था इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर की मतलब कि वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 0 इन अ ग्रीन लाइट। अब ध्यान देना बेटा, ये अपन ने नेचर ऑफ लाइट कर दिया। ये 11th में भी है और 12th के अंदर भी है। हालांकि 12th के अंदर तो पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से है, लेकिन 11th में क्या है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बता रखा है कि जैसे जो मैक्सिमम लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये मतलब नीले और लाल क्षेत्र के अंदर होता है, मतलब जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब ध्यान देना बेटा, ये 11th में ऐसे लिखा हुआ है प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन अपन इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, घबराने की बात नहीं। ऐसे नहीं कि भाई सर क्या पढ़ा रहे, वो नहीं है। इसके अंदर जैसे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अपन कंप्लीटली डिटेल के अंदर चलेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्या मतलब हुआ कि पर्णहरित के द्वारा क्या करना? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। पर्णहरित जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हरित लवक के अंदर जो है पर्णहरित या जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और उनके द्वारा क्या किया जाता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल एसेसरी पिगमेंट के रूप में क्या आएंगे? कैरोटीनॉइड से, फाइकोबिलिन से, उनके द्वारा मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि ये जो पर्णहरित है ये एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड का मतलब ऑक्सीकृत होकर के अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ओके, इसके बाद में सेकंड पॉइंट है इसका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवॉल्व ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब हुआ? इसके अंदर अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि पर्णहरित एवं सहायक वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। फर्स्ट पॉइंट ये बताऊंगा मैं आपको, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन करेंगे ना उसके अंदर अपन डिटेल में लेंगे इसको। सेकंड पॉइंट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ? जल का प्रकाश अपघटन और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निकास। क्या मतलब हुआ? जल का प्रकाश मतलब जल को तोड़ना और साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिमूव होना। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। क्या मतलब हुआ? स्वांगीकृत ऊर्जा का निर्माण। स्वांगीकृत ऊर्जा का मतलब हो गया कि एसिमिलेटरी पावर के अंदर 2 प्रकार की एनर्जी बनती है। जब अपन इसको लाइट रिएक्शन डिटेल में लेंगे तब बताऊंगा। एटीपी एवं NADPH+HIN। समझ रहे हो? कहने का मतलब अब
इसके अंदर जब जल का जो प्रकाश अपघटन है, ये बेटा ध्यान रखना, ये PS सेकंड से संबंधित है, PS सेकंड और PS फर्स्ट किया है, जब अपन इसको डिटेल में लेंगे उस टाइम बताऊंगा। तो जल का प्रकाश अपघटन और ऑक्सीजन का निकास, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर इसको हिंदी में कहते हैं स्वांगीकृत ऊर्जा का निर्माण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण ऊर्जा का निर्माण, समझ रहे हो? स्वांगीकरण ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH प्लस HIN का निर्माण होता है। अब NADPH प्लस HIN का संबंध PS फर्स्ट से है। PS फर्स्ट और PS सेकंड क्या है, इसको अपन डिटेल में लेंगे जब लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब। ओके, अभी ऐसे ही नोट डाउन कर लो। थर्ड है, इसके अंदर जो एसिमिलेटरी पावर बनी ATP और NADPH प्लस HIN, ये NADPH और HIN ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीकृत करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलने के लिए इसी एसिमिलेटरी पावर का उपयोग होता है या काम आती है। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक बार वापस सुन लो। पर्णहरित एवं सहायक वर्णकों के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सेकंड है जल का प्रकाश अपघटन एवं ऑक्सीजन का निकास। थर्ड है ATP एवं NADPH प्लस HIN का निर्माण। और फोर्थ है इसका जो एसिमिलेटरी पावर बनी, उस एसिमिलेटरी पावर का जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के अंदर अपचयित करना। अब अपन ये जो मतलब 4 पॉइंट अपन ने पढ़े, इनके अंदर जो है इसकी जो मैकेनिज्म है अपन इसको 2 भागों के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा, लाइट रिएक्शन का मतलब हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। ओके, प्रकाशिक अभिक्रिया। और डार्क रिएक्शन को कहेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। समझ रहे हो? क्या कहेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये जो लाइट रिएक्शन होती है, ये लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था एक स्थान है जिसमें जब थाइलेकोइड एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, जिसको कहेंगे ग्रेना। क्या कहेंगे? और ग्रेना। और ग्रेना वाले पार्ट के अंदर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है इसका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इसके अंदर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये अपन कहेंगे। तो डार्क रिएक्शन या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। कहने का मतलब लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है और साथ ही साथ एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH प्लस HIN बन जाती है। और ये क्या करती है, डार्क रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH प्लस HIN है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये तो था बेटा अपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन। लाइट रिएक्शन को मैं नेक्स्ट टर्न पे डिटेल के अंदर लूंगा। तो ये ध्यान रखना बेटा 11th में भी है और 12th के अंदर भी है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। हिंदी में भी मैंने बोला है, साथ में नोट डाउन करते रहें। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप आराम से डाउट क्लास के अंदर एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं। ओके, अब 1-2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हु डिस्कवर्ड क्वांटासोम? हु डिस्कवर्ड क्वांटासोम? मतलब क्वांटासोम की खोज किसने की? ओके, इसके बाद में विजिबल स्पेक्ट्रम बताना आपको। विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कहां से कहां तक होती है। समझ रहे हो? विजिबल स्पेक्ट्रम और एक हो गया ये हु डिस्कवर्ड क्वांटासोम। ओके, इनको नोट डाउन कर लो बेटा। ओके, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक इट। नेक्स्ट टर्न पे अपन लाइट रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे।
ओके, थैंक यू।